वो भी इसी साजिश का हिस्सा हैं, क्योंकि अमन चोपड़ा एक बदतमीजी की बात करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करके आग में घी डालने का काम कौन करते हैं? शुएब जमाई जैसे लोग। शुएब जमाई जैसे लोगों को भी इसी केस में, इसी मुकदमे में यूएपीए में अरेस्ट करना चाहिए और उनसे फिर पूछताछ होनी चाहिए कि तुम्हारे आरएसएस से क्या संबंध है। इनके लिए जेलों की आवश्यकता है, बढ़िया जेलें बनवानी चाहिए इनके लिए, और इनके बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनको पकड़ के सीधा, यूएपीए में तो जमानत भी नहीं होती है, तो अभी गहलोत साहब ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, इसी में सब इन लोगों को बंद करें वहाँ पे किसी जेल में। तो अंबानी तक को इसमें बुला के क्वेश्चन करना चाहिए और उनके रोल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये तो अगर नहीं किया जाएगा, इनके मैनेजिंग एडिटर को अरेस्ट करना चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि किस लिए, किस न्यूज़ डेस्क ने ये टेलीप्रिंटर पे अलाउ किया, टेलीप्रिंटर पे ये बनाया किसने था। यहाँ कोई भी इस प्रकार के आतंकवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस तरह के ये जो लोग एक घटना करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और पाकिस्तान उसको फिर इंटरनेशनल लेवल पे उठाता है। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा पर गंभीर धाराओं में राजस्थान में मुकदमा दर्ज हो गया है, केस दर्ज हो गया है। देशद्रोह का मुकदमा अमन चोपड़ा पर लगा दिया गया है। मेरे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज हो गया है अमन चोपड़ा पर, क्योंकि उन्होंने कहा था जहांगीरपुरी का बदला और महादेव पर हमला, जहांगीरपुरी से जोड़कर उन्होंने उस पूरी घटना को दिखाया था जो राजस्थान में हुई है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी पूरी कार्रवाई नहीं की है। जो ऑपोजिशन की सरकारें हैं उनको ये एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि जो ये प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है आरएसएस बीजेपी की, ये भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करने की जो एक उनकी स्कीम है उस पर काम कर रही है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। इसके इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे सबूत मौजूद हैं कि धर्म संसद हो रही है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि हम ये पार्लियामेंट हटा के दूसरी पार्लियामेंट बनाएंगे, संविधान हटा के दूसरा संविधान लिखा जा रहा है। और देश का नाम भी, जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर वगैरह अरेस्ट हुए थे, उन्होंने तो देश का नाम भी आर्यव्रत रख दिया था। आर्यव्रत रखने की साजिश चल रही थी। इस चीज़ के लिए आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से हैंड इन ग्लव है एक तरह से। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि इसलिए भी कि वही हौसला देके ये सब कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं उनसे, वरना किसी भी इस प्रकार के देशद्रोही की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि भारत के संविधान की धज्जियाँ इस प्रकार से उड़ा सके। ये हो गई एक बात। अब भारत देश का ये सब चीफ मिनिस्टर, बाकी देश की जनता भी तो हिस्सा है ना। जनता जो है वो स्टेट है, हमारा देश तो भारत की जनता है ना, भारत की जनता देश है। भारत के जो ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स हैं, ऑपोजिशन की सरकारें हैं, वो भी देश हैं। तो उनकी जिम्मेदारी भी देश के खिलाफ ये जो साजिश हो रही है इतनी बड़ी कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पब्लिक ऑर्डर की समस्या खड़ी कर दी जाए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना और इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों द्वारा, जिसको केंद्र सरकार आतंकवादी संगठन जानबूझ के डिक्लेयर नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हीं के तो ये संगठन है। तो उन लोगों की, कम से कम उन सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, आतंकवाद की घटनाओं में दूसरे देश, अभी देखिए ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बल्कि पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही है देश में, इन संगठनों द्वारा हमले कर करके अफरा तफरी का माहौल बना के ये आईएसआई, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके कॉम्बिनेशन से, उनके तारतम्य से ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप देखेंगे यहाँ कोई भी इस प्रकार के आतंकवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस तरह के ये जो लोग एक घटना करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और पाकिस्तान उसको फिर इंटरनेशनल लेवल पे उठाता है। देख रहे हैं कितनी बड़ी साजिश है। ये लोग उनको मौका देते हैं कि इस प्रकार की भारत की बदनामी कर सकें, उसके लिए चारा प्लेटफॉर्म यही आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के संगठन उनको प्लेटर पे, तश्तरी पे तैयार करके देते हैं, ताकि देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है ऐसा पाकिस्तान और चाइना को मौका दे सकें, देश के दुश्मन देशों को मौका दे सकें देश की बदनामी करने का। ये इतनी बड़ी साजिश है जिसको हमें समझना चाहिए। और जो ये अपोजिशन की सरकार है, इनको देश के लिए, भारत के संविधान के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए उठ खड़े होना चाहिए और आतंकवाद के केस
ना सिर्फ अमन चोपड़ा पे बल्कि जो सामने वाले लोग हैं, एक कोई जमाई भी है ना, क्या नाम है उनका, शुएब जमाई, वो भी इसी साजिश का हिस्सा हैं। क्योंकि अमन चोपड़ा एक बदतमीज़ी की बात करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करके आग में घी डालने का काम कौन करते हैं? शुएब जमाई जैसे लोग। तो ये भी आपस में इनके तार जुड़े हुए हैं, ये बात भी समझनी चाहिए। शुएब जमाई जैसे लोगों को भी इसी केस में, इसी मुकदमे में यूएपीए में अरेस्ट करना चाहिए और उनसे फिर पूछताछ होनी चाहिए कि तुम्हारे आरएसएस से क्या संबंध है, और आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से ये भी पूछताछ होनी चाहिए कि तुम्हारे आईएसआई से क्या संबंध है, पाकिस्तान की एजेंसी से क्या संबंध है, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की जितने भी संगठन हैं, उनके पास विदेशों से पैसा कहाँ से आ रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन भी जो अपोजिशन की सरकारें हैं, मजबूत अपोजिशन की सरकारें हैं, उनको करनी चाहिए। जब तक वो ये नहीं करेंगे, देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश जो हो रही है उसको रोकने में वो अपनी ड्यूटी से, मतलब मेरे ख्याल से वो नेगलेक्ट कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को। एक चीज़ और भी बताइए कि जिस तरह अमन चोपड़ा पर जो केस लगा है, जो धाराएं लगी हैं, इसमें जो सज़ा के प्रावधान हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और अभी आपने बहुत बड़े बड़े ऐसे केस हैं कि जिन्हें देखा भी और जिन्हें सॉल्व भी किया और लोगों को सज़ा भी दिलवाई है, आपने यहाँ तक के पुलिस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा है। आप मुझे ये बताइए कि इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो क्या है, और इस तरह की बयानबाजी पर जो टीवी चैनल के ज़रिए की जा रही है उस पर और कितनी सज़ा का प्रावधान हो सकता था, और ये सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, जैसा कि मुझे खबरें आ रही हैं कि राजस्थान पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया। अब देशद्रोह का मुकदमा लगाया है और बेशक ये देशद्रोह है ही, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी आपके पहले सवाल के जवाब में पूरी परिप्रेक्ष्य समझाया, पूरा बैकग्राउंड समझाया। तो उसमें तो उम्र कैद है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से यदि किसी की डेथ भी हो जाती है, कई जगह ऐसा भी देखा गया ना कि ये जो आतंकवादी संगठन है, ये इनकी घटनाओं से, इनके आग लगाने से और इनके डायरेक्ट एक्शन से भी डेथ्स भी हुई हैं, तो फिर इनको फांसी की सज़ा भी होगी। मगर यूएपीए का अभी तक धाराएं जो है अब उन्होंने नहीं इन्वोक की हैं। देश के अंदर विदेशी ताकतों से मिलके जो साजिश कर रहे हैं वो धाराएं भी अभी नहीं ऐड की हैं। ये राजस्थान सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो यूएपीए का मुकदमा क्यों नहीं लगाया अमन चोपड़ा के खिलाफ, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। अगर वो इसमें देखिए कि किसी भी वजह से पूरी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इन लोगों के हौसले और बढ़ते जाएंगे। यदि ये ऑपोजिशन की सरकारें इनके खिलाफ यूएपीए के मुकदमे जो कि बनते हैं इनके खिलाफ, एक्चुअली तो इन्हीं लोगों के खिलाफ बनते हैं, इन क्रिमिनल जर्नलिस्ट के खिलाफ, इन संगठनों के खिलाफ, और इनके पीछे जो इनके आका हैं वो तो सब इन्वेस्टिगेशन से अगर सीडीआर्स निकाली जाएंगी, तो जो सुरेश चवाणके साहब हैं, अगर उनकी सीडीआर फ़ोन की निकाली जाएगी, सब पता लग जाएगा ना किससे तार जुड़े हुए हैं, कहाँ से विदेशों से पैसा आ रहा है उनके पास, सब तो पता लग जाएगा। तो जो ऑपोजिशन की सरकार हैं उन्हें इस प्रकार के क्रिमिनल जर्नलिस्ट, आतंकवादी जर्नलिस्ट, क्रिमिनल जो ये संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के, बजरंग दल के, दूसरे हिंदू सेना, ये सब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके इनके तार ख़ास तौर पे चाइनीज़ एजेंसी से और पाकिस्तानी एजेंसी से देश के सामने उजागर करने चाहिए, ताकि सब लोगों की आंखें खुल सकें। लेकिन सरकार तो इन्हें मानने को तैयार नहीं है कि ये क्रिमिनल संगठन है। आप कह रहे हैं कि ये आतंकी संगठन है। सरकार कौन सी सरकार? देखिए, मैं इसीलिए बीजेपी सरकार के तो ये लोग ही हैं, तो वो जो उनके ही लोग हैं, उन्हीं के द्वारा तो ये कार्रवाई करवा रहे हैं वो लोग, तो वो तो क्यों मानेंगे? वो तो मानते हैं पीएफआई को आतंकी संगठन। नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। जैसे वो पीएफआई जो कार्य कर रही है उससे 100 गुना ज़्यादा या 1000 गुना ज़्यादा कम से कम तो ये काम कर रहे हैं। तो ये, और पीएफआई जहाँ तक मैंने देखा है, वो तो कहते हैं हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान के हिसाब से कार्य करना चाहते हैं। तो अब वो कह ही रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लेकिन ये लोग तो कह ही रहे हैं हम भारत का संविधान नहीं मानते, इनके लिए तो इन्वेस्टिगेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो कह ही रहे हैं ना कि हम मनुस्मृति लागू कराएंगे, ये तो कह ही रहे हैं ना हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इनके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? इनके लिए जेलों की आवश्यकता है, बढ़िया जेलें बनवानी चाहिए इनके लिए, और इनके बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनको पकड़ के सीधा, यूएपीए में तो जमानत भी नहीं होती है, तो अभी गहलोत साहब ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, इसी में सब इन लोगों को बंद करें वहाँ पे किसी जेल में। उसी प्रकार से जितनी भी ये हमारी ऑपोजिशन की सरकारें हैं,
इन्वेस्टिगेशन करें। जो ये घटनाएं अब जो जहांगीरपुरी में जाके जिन्होंने हमले किए थे, मस्जिद में झंडा बांधने की कोशिश की थी, उनसे इन्वेस्टिगेशन करें कि किस किस व्यक्ति से फ़ोन पे बात करते थे, वो व्यक्ति किससे फ़ोन पे बात करता था, और फिर वो जो उसका वो है वो किससे बात करता था। तो सबके तार तो जहाँ तक हैं अपने बेस तक या अपने आका तक जाते हैं। अच्छा, आज हम लोग यही सवाल पराचा साहब उठा रहे थे कि क्या जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई, उमर गौतम का मामला हुआ, कलीम सिद्दीकी साहब का हो, या उसके अलावा इशरत जहाँ का मामला ले लीजिए, आसिफ इकबाल तन्हा, उमर खालिद जेल में है अभी तक, खालिद सैफ़ी हैं, तो जिस तरह एक पूरी टीम पुलिस की निकलती थी, ATS, STF और न जाने क्या क्या टीमें निकलती थीं, वो सब निकल कर फिर जाती थीं और गिरफ्तारियाँ होती थीं, तो क्या ये अमन चोपड़ा वाले केस में कुछ इस तरह का नज़र आएगा? क्या कोई टीम वहाँ से निकलेगी राजस्थान से और आके अमन चोपड़ा को लेके चली जाएगी, कुछ ऐसा होगा? नहीं, इन केसेस में और जो कि वो ज़रूरी नहीं था, गैर ज़रूरी था, पूरे इलाके को घेर लिया गया, पड़ोसियों तक को तंग किया गया, और दिल्ली के जो हमले हुए थे RSS और BJP द्वारा पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, उसमें तो पूरे इलाके को मास पनिशमेंट मिली। सैकड़ों लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए, सैकड़ों लोगों को उठा के इलीगली कस्टडी में रखा गया बहुत दिन तक। इसमें कम से कम अमन चोपड़ा किस चैनल के, क्या चैनल का नाम? न्यूज़ 18 के पूरे टीम को तो कम से कम अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, और उनमें से किस व्यक्ति ने उनको ये बोलने की इजाज़त दी, उनके एडिटर, जो मैनेजिंग एडिटर या वो होंगे या उनके मालिक हैं, उन्होंने उन पर अब तक कोई अगर कार्रवाई नहीं की है कि तुमने ये इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधि में लिप्त रहे हो, तुमने ऑन एयर जाके इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है जो कि देशद्रोह की घटना है, तो उनके मालिक समेत, इसके शायद अंबानी हैं कोई मालिक, तो अंबानी तक को इसमें बुला के क्वेश्चन करना चाहिए और उनके रोल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये तो अगर नहीं किया जाएगा, इनके मैनेजिंग एडिटर को अरेस्ट करना चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि किस लिए, किसने, किस न्यूज़ डेस्क में ये टेलीप्रिंटर पे अलाउ किया, टेलीप्रिंटर पे ये बनाया किसने था, स्क्रिप्ट किसने लिखा था, ये बहुत ही मसालेदार स्क्रिप्ट जो लिखा था ये किसने लिखा था, वो भी अरेस्ट होना चाहिए, वो भी इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है उसका हिस्सा है। इनके मैनेजिंग एडिटर जहाँ ये स्टोरी पास हुई होगी उस मीटिंग में कितने लोग थे, उन सबको भी इसमें देशद्रोह के मुकदमे में अरेस्ट होना चाहिए। ये जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन होगी, वो तो झूठी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसमें कि जो बेगुनाह जो SC ST OBC के लोगों के खिलाफ, माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ ये झूठे मुकदमे लगाते हैं, लेकिन इसमें तो सबूत, सारे साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले तो इसमें मैनेजिंग एडिटर को उठाना चाहिए इसमें, और उससे रिमांड लेनी चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए कि तेरे पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसने ये न्यूज़ तुम्हें दी थी, किसने ये झूठ बोला था कि तुमसे कि ये बाद में हुआ जबकि वो पहले घटना हो चुकी थी। यानी बड़ी जांच की ज़रूरत है। बड़ी जांच की नहीं, इसमें अंबानी तक को अरेस्ट करने की ज़रूरत है, उससे पूछताछ होनी चाहिए कि वो इस प्रकार की, जो ये कोई एक घटना थोड़ी है, इस प्रकार की तो रोज़ न्यूज़ वहाँ से बंद के निकल के आती है ना। ये कौन एडिटोरियल पॉलिसी क्या अंबानी जी बना रहे हैं या कौन बना रहा है, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। और अगर अंबानी का भी कोई रोल है इसमें, पैसे तो वही पंप इन कर रहे हैं ना इसमें, तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना, अंबानी साहब भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया पराचा साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अमन चोपड़ा पर देशद्रोह का मुकदमा तो लगा है, लेकिन ज़रूरत है कि इस तरह की नफ़रत को परोसने वाले जो रात में टीवी चैनल पर बैठकर अपने कुछ ख़ास प्रोग्राम, सो कॉल्ड प्रोग्राम, जैसे कि न्यूज़ 18 का प्रोग्राम है, देश नहीं झुकने देंगे, उनके ज़रिए आपको थाली में परोस कर देते हैं नफ़रत, और आप उस नफ़रत को अपने अंदर बसा भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर कम से कम UAPA तो लगना ही चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।